हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ओजोंग आईएएस एकेडमी। मैं हूं आशिमा शुक्ला एंड दिस इज एन एडिटोरियल एनालिसिस सेशन जिसके अंदर हम एडिटोरियल के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को हाईलाइट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड बताएंगे कि कैसे वो आप लोगों के लिए प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो शुरू करते हैं विदाउट मच ऑफ द डिलेज। बट बिफोर वी बिगिन, जो भी नए लोग हैं या जिन्होंने हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, मुझे मेरा एक कोर्स है एनी टाइम लर्निंग ऐप पे, जो जहाँ का आईएएस एकेडमी का ऐप है, उस पे न्यूज़पेपर एनालिसिस का एक कोर्स अवेलेबल है जिसके अंदर इसी तरीके से और न्यूज एनालाइज की गई है न्यूज़पेपर से एंड किस तरह से उन्हें एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे वो प्री और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सब के ऊपर डिस्कशन किया जाता है। तो यू कैन ज्वाइन द कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां से परचेज कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले देखते हैं आज का एडिटोरियल। तो आज का जो एडिटोरियल है जिसको हम एनालाइज करने वाले हैं वो है द हिंदू का फ्रॉम 8 जून 2020। 8 जून का एडिटोरियल है ये द हिंदू का। इन पर्शियन गल्फ लिटोरल कोऑपरेटिव सिक्योरिटी इज की। नाउ शुरू करते ही हमें एक वर्ड दिखा है विच इज लिटोरल। नाउ ये लिटोरल का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लिटोरल? लिटोरल यानी कि ऑन द शोर ऑफ, किसी चीज के ब्रिंक पे या शोर पे जो चीज होती है, दैट इज नोन एज लिटोरल। जैसे कि केरला इज ऑन द शोर ऑफ इंडियन ओशन, तो वो जो लैंड पीस है दैट इज द लिटोरल ऑफ इंडियन ओशन। तो पर्शियन गल्फ का लिटोरल यानी कि वो कंट्रीज या वो लैंड एरिया जो शोर एरिया है पर्शियन गल्फ का। तो पर्शियन गल्फ में कोऑपरेटिव सिक्योरिटी को लेकर के काफी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इश्यूज चल रहे हैं। सो उसी को लेकर के ये एडिटोरियल बनाया गया है या ये एडिटोरियल ड्राफ्ट किया गया है बाय हामिद अंसारी सर। तो इस एडिटोरियल के अंदर से हम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड उसके लिए वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। एंड बिफोर वी मूव फॉरवर्ड विद द एनालिसिस, पहले एग्जाम रिलेवेंस देख लेते हैं। तो एग्जाम्स में ये प्री में करंट इवेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल जियोग्राफी बिकॉज ऑफ वेरियस इंटरनेशनल जियोग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ से एक्सट्रैक्ट की गई हैं। मेंस के लिए we have GS paper 2 on effects of policies and politics of countries on India's interest। इंडिया के ऊपर इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का क्या इफेक्ट है, उसमें से ये क्वेश्चन या इसके अंदर आपके व्यूज पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनालिसिस शुरू करते टाइम सबसे पहले देखेंगे कि न्यूज में क्यों है, कंटेक्स्ट क्या है कि ये अब आया है। द पर्शियन गल्फ रीजन हैज अ प्रेजेंस ऑफ मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। जो पर्शियन गल्फ रीजन के आसपास कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज क्यों इम्पोर्टेंट है? वो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों के बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपोर्टर्स हैं, यानी वहां से ग्लोब का मैक्सिमम क्रूड ऑयल का जो प्रोड्यूस है वो पर्शियन गल्फ रीजन से ही आता है। तो ये ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। ऑल दी पर्शियन गल्फ की जो कंट्रीज हैं ये सारी ग्लोबल इकोनॉमी में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए जियोपॉलिटिकली सिग्निफिकेंट रीजन है, यानी इन ये जो जियोग्राफी है या ये जो एरिया है पर्शियन गल्फ का, ये पॉलिटिकली अगर वहां पे कोई भी अनरेस्ट होता है, कोई भी विवाद होता है, किसी भी तरह का कोल्ड वॉर चल रहा है, वॉर चल रहा है या अनटाइज गोइंग ऑन, तो वो डायरेक्टली ग्लोबल इकोनॉमी पे इफेक्ट डालते हैं। सो यहाँ पे शांति रहना, यहाँ पे कोऑपरेशन रहना कंट्रीज का बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि वहां की उस रीजन की इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स दोनों को थोड़ा शांत रखा जाए। नाउ ये चीज हम करंट में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली काफी सारे इश्यूज देखने को मिले हैं यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में, यूनाइटेड स्टेट्स और इराक के बीच में। और ये कौन से रीजन में आते हैं? भाई पर्शियन गल्फ रीजन में आते हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है।
स्पेशली जब से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए का जब से यहाँ पे इश्यूज होने शुरू हुए हैं, तब से ये पर्शियन गल्फ रीजन न्यूज में चल रहा है ना, मेजर पार्ट। इससे पहले भी था लेकिन उस टाइम से कुछ ज्यादा चल रहा है। तो वी विल मूव फॉरवर्ड। पहले हम पर्शियन गल्फ रीजन मैप पे देख लेते हैं। तो ये है पर्शियन गल्फ रीजन, ये एक एरिया जो है, दिस इज नोन एज पर्शियन गल्फ, एंड ये पर्शियन गल्फ आगे जाके गल्फ ऑफ ओमान बनता है। तो ये जो लैंड एरिया है, दिस लैंड एरिया इज नोन एज पर्शियन गल्फ रीजन। अब इसके आसपास कंट्रीज कौन सी है? ईरान, इराक, कुवैत, बहरेन, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया। ये कंट्रीज पर्शियन गल्फ रीजन के साथ एसोसिएटेड है या इन्हें हम जानते हैं इससे जानी पहचानी जगह? तो ये कुछ 8 कंट्रीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कंट्रीज हैं जो इम्पोर्टेंट पर्शियन गल्फ रीजन के अंदर आती हैं। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज जो काफी क्वेश्चन में रहती है, स्पेशली ईरान एंड इराक, बिकॉज इनका यूएसए के साथ थोड़ा सा इश्यू चल रहा है, इंडिया के साथ इनके रिलेशंस अच्छे हैं। और दो पर्शियन गल्फ रीजन की जो कंट्रीज हैं, इन सब के इंडिया के साथ रिलेशंस काफी अच्छे रहे हैं, दे हैव वेरी गुड रिलेशंस विद इंडिया, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इनके रिलेशंस उतने अच्छे नहीं रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फ्रेमवर्क, पहली बात, कंट्रीज कौन कौन सी है इसके आसपास जो हमने अभी देखा भी है? बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी एंड यूएई। और ये जो कंट्रीज है, इनमें से जो हाईलाइटेड कंट्रीज है, दैट इज ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी, यूएई। ये कंट्रीज हाईलाइटेड क्यों है, यहाँ पे हाईलाइट क्यों की गई है? तो ये जो कंट्रीज है हाईलाइटेड वाली, ये कंट्रीज पार्ट है ओपेक कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ओपेक कंट्रीज का पार्ट है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी एंड यूएई। इन्हीं कंट्रीज में से यूएई, बहरेन, we have UAE, we have Saudi Arabia, we have Oman, we have Kuwait and Qatar. ये जो सर्कल्ड कंट्रीज हैं, ये पार्ट है जीसीसी का। जीसीसी क्या है? गल्फ कॉर्पोरेशन। तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी एंड यूएई, ये सारी कंट्रीज पार्ट है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल का, एंड जो हाईलाइटेड है वो ओपेक का पार्ट है। और ये सारी कंट्रीज ऑन होल, ये 8 की 8 कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। अब यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है तो ये एक ग्लोबल इशू हो जाता है कि ये सारी कंट्रीज के बीच में पीस बना रहे, शांति बनी रहे, कोई भी एक दूसरी कंट्री एक दूसरे को टेक ओवर ना करे या हार्नेस करने की कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का पार्ट अब है, ऑल दीज 8 कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और इसलिए सबका इंटरेस्ट साथ में देखना होगा। 1970 से पहले 8 दशक तक, फॉर 8 डेकेड्स, यानी फॉर 8 डेकेड्स यानी 80 इयर्स, 1970 से पहले 80 साल तक ये जो वाटर बॉडी थी जिसे आज पर्शियन गल्फ बोला जाता है, ये पहले ब्रिटिश लेक हुआ करती थी। ब्रिटिश लेक यानी क्लोजली गार्ड किया गया था, ये ब्रिटिश लेक मानी जाती थी, और ये इंडिया से मॉनिटर की जाती फ्रॉम इंडिया। इंडिया में जो ब्रिटिश सेटल थे वो लोग इसका ध्यान रखते थे या इसको मॉनिटर करते थे, एडमिनिस्टर करते थे, और इसे ब्रिटिश लेक बोला जाता था। फिर आया मस्कट कॉन्फ्रेंस, ईरानियन रेवोल्यूशन, ईरान इराक वॉर, और इसकी वजह से टेंशंस बनना शुरू हो गए।
तीन इंपॉर्टेंट इवेंट है। मस्कैट कॉन्फ्रेंस 1975 में आया, इरानियन रेवोल्यूशन 1979 में आया जो आज तक चल रहा है, ईरान इराक वॉर 1980 में आया, स्टिल गोइंग ऑन, एंड इससे पॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती चली गई। ईरान इराक वॉर किसकी वजह से था? वेस्ट एशियन रीजन की वजह से। जेरूसलम किसके पास जाएगा, ये एरिया किसके पास है, लैंड एरियाज की वजह से काफी था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट बढ़ गया, उसका रोल बढ़ गया। अब कोई वॉर के बीच में, दो कंट्रीज के बीच वॉर है, थर्ड कंट्री अगर इंटरफेयर करेगा तो जिसको भी वो फेवर कर रहा है, अगर उसके फेवर में डिसीजन नहीं होता है तो नुकसान थर्ड पार्टी का भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर छिड़ जाता है एंड सपोजिंग चाइना इंटरफेयर्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, whichever side it chooses, अगर वो इंटरफेयर कर रही है तो नुकसान कहीं ना कहीं चाइना का भी होगा, अगर नुकसान इंडिया और पाकिस्तान में से किसी का भी होता है। Because third party interference is always harmful in terms of bilateral fights. तो यही रीजन है कि अब ज्यादा बढ़ गया है। तो इस टाइम पे जब ये सारे इश्यूज चल रहे थे, इन सब इश्यूज के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स का इसमें इंटरेस्ट बढ़ गया, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को लगा कि अगर हम इंटरफेयर करेंगे तो मे बी हमारा भी फायदा हो और हमें एक फ्रेंड मिल जाए, ठीक है, एन अलाई, अ सपोर्टर। ये सब चीजों की उम्मीद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंटरफेयर कर दिया। तो इन्हीं इश्यूज के चलते हुए, ये जो इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, इन्हीं इश्यूज के चलते हुए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी ने रेजोल्यूशन 598 पास किया 1989 में, और उसमें क्या हुआ, ईरान और इराक के बीच में सीज फायर डिक्लेयर किया गया एंड ये बोला कि दोनों को अपनी सिक्योरिटी और अपने आप को स्थापित करने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। अपनी सुरक्षा करो और अपनी स्थिरता के ऊपर ध्यान दो। ईरान एंड इराक बोथ शुड वर्क ऑन देमसेल्फ रादर देन वर्किंग ऑन फाइटिंग। दोनों आपस में लड़ने की बजाय अपने ऊपर, अपनी खुद की कंट्री पे ध्यान देना जरूरी होना चाहिए उनके लिए। अपने रीजन में स्टेबिलिटी की जरूरत है। ये रेजोल्यूशन 598 में आया था इन 1989, और ये रेजोल्यूशन किसने करा था? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने। नाउ अब कंसर्न क्या है? ठीक है, ईरान इराक के बीच में इशू हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ने इंटरफेयर किया, उसने भी नुकसान झेला या जो भी सिचुएशंस हुए, बट करंटली सिचुएशन क्या चल रही है? द जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एल्सवेयर इन वेस्ट एशियन रीजन। वेस्टर्न एशियन रीजन अभी देखा, कैपिटल को लेकर के बहुत सारे इश्यूज हुए ईरान इराक के बीच में, एंड वेस्ट एशिया तो हमेशा न्यूज में रहता है। सो बेसिकली यमन, सीरिया एंड लिबिया, दीज आर द प्लेसेस जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है इस वॉर सिचुएशन, कोल्ड वॉर जो भी सिचुएशन कहें उसको लेकर के। यमन, सीरिया एंड लिबिया, दीज आर द मोस्ट ट्रबल्ड कंट्रीज राइट नाउ। और इनके अंदर ट्रबल क्यों है? बिकॉज ऑफ द रीजनल रिलेशनशिप, जो पर्शियन गल्फ रीजन में यूएस इंटरफेरेंस, इन सब की वजह से जो भी टाइज टेंशन हो रहे हैं वो सारे कहाँ निकलते हैं? वेस्ट एशियन रीजन, ठीक है। डिक्लाइनिंग रीजन ऑफ यूएसए, अब यूएसए का जो रोल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है या किस फैक्टर को लेकर के हो रहा है? द इश्यूज दैट केम अप कि यूएसए का रोल डिक्लाइन हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वाज, आपने सुना होगा, ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में, जिसे आप जेसी जॉइंट कॉपरेशन, JCPOA, Joint Cooperation प्लान ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे JCPOA या जॉइंट कॉपरेशन प्लान ऑफ एक्शन, जिसे ईरान न्यूक्लियर डील भी कहते हैं, ये काफी सारा अभी रिसेंटली डिबेट में रहा, बिकॉज ईरान ने बोला कि हम इससे विड्रॉ करने वाले हैं बिकॉज यूएस अपनी तरफ से डील पूरा नहीं कर रहा है या इस प्लान ऑफ एक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। तो ईरान ने भी धमकी दी, तो यूएस एंड ईरान के बीच में यहाँ पे टाइज खराब हुए।
इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो सिक्योरिटी का प्रॉमिस दिया था, सिक्योरिटी ऑन रीजनल एरिया, सब रीजनल या रीजनल एरिया में जो सिक्योरिटी का इशू यूएस ने अपने हाथ में लिया था कि वी विल प्रोवाइड द सिक्योरिटी, वो चीज कहीं ना कहीं इनेबल नहीं हो पाई सही तरीके से, और इसकी वजह से भी यूएस का रोल धीरे धीरे कम हुआ, बिकॉज द जीसीसी कंट्रीज, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल को, कंट्रीज को ये लगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने स्टैंड से लो स्टेप कर रहा है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है यूएसए का इन रीजन्स के ऊपर। उसके बाद रिसेंटली स्प्लिट या टुकड़ापन देखने को मिला है या ब्रेक देखने को मिला है इन जीसीसी कंट्रीज के बीच में। क्यों? पहली बात, इकोनॉमिक क्राइसिस चल ही रहा है। रिसेंट जो पैंडेमिक आया है कोविड-19, इसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है। इसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स भी हैं, इसके इमीडिएट इफेक्ट्स भी हैं, अभी तुरंत इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, कुछ लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे। ओपेक में प्रॉब्लम्स चल रही हैं बिकॉज करंटली सबको पता है क्रूड ऑयल का कंजम्पशन रिड्यूस हो ही रहा है। फिर ओपेक ने रिसेंटली बोला था कि एक्सट्रैक्शन बंद करना चाहिए, ऑयल एक्सट्रैक्शन अभी रिड्यूस करना पड़ेगा बिकॉज कंजम्पशन नहीं है। तो इसको लेकर भी काफी सारे कंट्रीज के बीच में ऐसा हुआ कि नहीं करना है या करना है, इसके बीच में नॉन अंडरस्टैंडिंग या नॉन कंपैटिबिलिटी देखने को मिली, एंड ऑयल प्राइसेस तो गिर ही रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से जीसीसी को कुछ स्प्लिट्स देखने को मिल रहे हैं या अनबन देखने को मिल रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्या रीजंस हैं और इनका डायरेक्ट इफेक्ट क्यों है, और ये क्यों ध्यान रखना है ये मैं एंड में बताऊंगी। द पॉसिबल स्टेबिलिटी, अब जब हम बोल रहे हैं प्रॉब्लम चल रही है तो हमें ये भी पता होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हम कैसे इन चीजों को स्टेबल कर सकते हैं या क्या पॉसिबल स्टेप्स हैं जो पहले भी सजेस्ट किए जा चुके हैं। ऐसा नहीं है पहली बार सजेस्ट हो रहे हैं, ये पहले भी सजेस्ट किए जा चुके हैं, दीज आर जस्ट बीइंग रिवाइज्ड। तो पहली बात, कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है जिससे कि स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पे ध्यान जाए। जो भी गल्फ रीजन है, पैसिफिक रीजन, उसमें उन कंट्रीज की, जैसे ईरान इराक के बीच में था कि कंट्रीज अपनी स्टेबिलिटी पे, अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान दे, वही चीज इसमें है कि ऐसा फ्रेमवर्क आए जिससे कंट्रीज अपनी सिक्योरिटी और अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान दे, और ये सिर्फ रीजनल टर्म्स में नहीं, ग्लोबल टर्म्स में ध्यान दे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दूसरे से बचने के लिए, बट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर तरह के प्रेशर से बचने के लिए। ठीक है, और इंडिविजुअल स्टेट्स के बीच में भी होना चाहिए। इंडिविजुअल, लिटोरल का मतलब बताया था, जो शोर कंट्रीज होती है, शोर रीजन जो होता है। तो पीस एंड स्टेबिलिटी सिर्फ ग्लोबल टर्म्स में नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे भी जरूरी है। फ्रीडम टू ऑल स्टेट्स ऑफ गल्फ लिटोरल टू एक्सप्लॉइट देयर हाइड्रोकार्बन एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। क्या बोला गया है इसके अंदर कि जो भी गल्फ लिटोरल कंट्रीज, यानी जो भी अभी 8 कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, उन कंट्रीज को एक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अपने तरीके से एक्सप्लॉइट कर सके, उनको यूज कर सके, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन द एज। फ्रीडम ऑफ कमर्शियल शिपिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ पर्शियन गल्फ। कमर्शियल शिपिंग यानी कि एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो पर्शियन गल्फ में के थ्रू भी हो सके। ऐसा नहीं कि वी रिक्वायर एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। फ्रीडम होना चाहिए कि जो भी कंट्रीज हैं वो किसी भी तरह का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहीं से भी इंटरनेशनली ले सके, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट परमिट होना चाहिए विद अ फ्रीडम, की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि इस कंट्री से नहीं आएगा या इस प्लेस से नहीं आएगा या ये प्रोडक्ट नहीं आएगा, ये चीज ना हो। फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू एन आउटलेट फ्रॉम गल्फ वाटर्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से इनलेट और आउटलेट दोनों अलाउड, एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट में impinge on the freedom of trade and shipping। ऐसी लड़ाइयों से को दूर रखना जिनकी वजह से ट्रेड पे इफेक्ट पड़े या जिनकी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इफेक्ट पड़े, उस तरह के कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके। ठीक है, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया जाए जिनकी वजह से किसी कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रेड खराब हो रहा हो।
ये एक पॉसिबिलिटी है, एक सजेशन है, और ये सजेशंस भी ध्यान रखने हैं, क्योंकि आपके पास मेंस में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि गल्फ रीजन के ऐसा नहीं आएगा कि गल्फ रीजन के सिर्फ स्टेबिलिटी बताओ, नहीं, आपसे क्या पूछेंगे, what are your views on the Persian Gulf region and what do you suggest, या expand on the पर्शियन गल्फ रीजन कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन। तो उसके अंदर आपको पहले कॉन्फ्लिक्ट समझाना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा कि क्या इश्यूज हुए हैं, कब से चल रहे हैं, पॉइंटर्स में, फिर उसके बाद पॉसिबल कैसे किया जा सकता है इन चीजों को, रिलीव कैसे किया जा सकता है, एंड देन आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। इसी तरीके से पूछ सकते हैं इंडियाज रोल इन पर्शियन गल्फ रीजन एंड द पॉसिबल आउटकम्स। तो आप लोगों के पास पॉइंटर्स होने चाहिए ये एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि अगर आप पूरा लिखने बैठोगे ऐसे तो यू विल फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। अगर आप इन्हें प्रॉपर सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास वर्ड्स की कमी हो जाएगी। वर्ड्स की कमी इन द सेंस यू हैव अ वर्ड लिमिट, हर आंसर की वर्ड लिमिट होती है, तो वर्ड लिमिट क्रॉस ना हो, आपका आंसर सही तरीके से प्रेजेंट भी हो जाए, आपके पास पॉइंटर्स भी रहे, इसीलिए पॉइंटर्स आपको प्रेजेंट करे जा रहे हैं, पॉइंटर्स एक्सप्लेन भी किए जा रहे हैं, और आप इन पॉइंटर्स को ध्यान में भी रखें, क्योंकि आगे ये काम आने वाले हैं आंसर राइटिंग। अब हमने इंटरनेशनल में तो सारी बात कर ली, लेकिन इंडिया के साथ कैसे रिलेशन है। यूएस ज्यादा फोकस में रहा है ग्लोबल लेवल पे, लेकिन इंडिया के टाइज कैसे हैं। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जीसीसी के साथ हर तरह का रिलेशनशिप अच्छा रहा है, इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ भी, जीसीसी कंट्रीज के साथ भी, ओपेक कंट्रीज के साथ भी, चाहे इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, हर तरह का रिलेशनशिप इंडिया के साथ ब्लॉसम किया, दैट मीन्स अच्छा रहा है, फ्लरिश किया है। इंडिया के लिए 34% ऑफ क्रूड इंपोर्ट कहां से होता है, जीसीसी कंट्रीज के। इंडिया के बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, फेवरिज्म, कुछ नहीं, वी आर ऑन अ फ्रेंडली रिलेशनशिप। एंड ईरान के साथ तो स्पेशली काफी फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं, इंडिया ईरान ने फेवर भी किया है काफी चीजों में इंडिया को, चाहे इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन हो, जब जम्मू एंड कश्मीर का सिचुएशन हुआ आर्टिकल 370 वाला, तब भी देयर वर सर्टेन things from Saudi side and other countries, Gulf region countries, तो हर तरफ से एक फ्रेंडली रिलेशन रहा है इंडिया का। इंडिया ईरान रिलेशन कब खराब होने लगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में आया, जब यूएसए की वजह से, यूएसए के प्रेशर की वजह से, यूएसए के सैंक्शंस की वजह से इंडिया और ईरान के रिलेशंस को या इनके ट्रेड को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ठीक है, बिकॉज यूएसए के ईरान के साथ रिलेशंस खराब हुए, यूएसए ने प्रेशर इंडिया पे डाला कि उनके साथ ट्रेड खत्म करो या कम करो, तो वो चीज का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी वाला सिचुएशन आया, बट अदरवाइज वी हैव बीन गोइंग वेरी गुड विद दीज कंट्रीज। और इंडिया ने हमेशा अवॉइड किया है कि ये जो लोकल डिस्प्यूट चलती है, लोकल डिस्प्यूट यानी उन कंट्रीज की आपस में जो डिस्प्यूट चलती है ना 8 कंट्रीज की, उसमें इंडिया पार्टिसिपेट ना करे। इंडिया की हमेशा कोशिश ये रही है कि वी स्टे अवे फ्रॉम द, मतलब घर के मामलों से हम दूर ही रहते हैं, ठीक है, वी शेयर द रिलेशनशिप ऑन आवर ओन साइड, पर उनके घर में क्या चल रहा है हमें नहीं मतलब, until unless हमसे पूछा जाए या हमसे बोला जाए पार्टिसिपेट करने के लिए या बोलने के लिए, इंडिया प्रेफर्स नॉट टू एंटर इनटू द डिस्प्यूट, एंड दैट इज अ वेरी वाइज डिसीजन। जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं कि दूसरों के घर में झांकना नहीं चाहिए ज्यादा, तो वही चीज इंडिया करता है हमेशा से, और इसी वजह से इंडिया के रिलेशंस काफी अच्छे रहे हैं, एंड इट नेवर डिस्टर्ब्ड ऑफ दैट सॉर्ट। तो अब आगे क्या है इनके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सऊदी अरेबिया इज फेडिंग पावर, सऊदी अरेबिया की जो कंट्रोल है, जो पावर है, वो कम होता जा रहा है। यूएई, कतर एंड ईरान नए लीडर्स बन रहे हैं ऑन दैट पर्शियन गल्फ एरिया। ओमान एंड इराक अभी भी अपनी सॉवरेनिटी को लेके एंड वेरियस इश्यूज को लेकर के अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है अपनी पहचान बनाने के लिए। Indian interests would be best served if the stability in the region is ensured through cooperative security. इंडिया के लिए फायदा कब है, जब वो अपनी सिक्योरिटी के लिए वो रीजन स्टेबल हो, स्टेबिलिटी लाए, एक दूसरे कंट्री साथ में रहे और स्टेबिलिटी लेके आए, तो इंडिया के लिए और फायदा है। बट ऐसा नहीं है कि हम अभी नुकसान में है इतना ज्यादा, वी आर
one of those people who have friendly relations, we have trade relations and everything of that sort. But USA का जो issue है, that is on the question right now. ठीक है, क्योंकि अब यहाँ नुकसान है तो यूएसए को भी नुकसान झेलना है. तो अब बात आती है कि क्वेश्चन कैसे आएगा. क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी आस्क्ड कि एक्सपैंड या एक्सप्लेन ऑन पर्शियन गल्फ रीजन. पर्शियन गल्फ रीजन में क्या इशू चल रहा है उसके ऊपर एक्सप्लेन करें, अपने विचार व्यक्त करें. इंडिया एंड गल्फ रीजन के रिलेशंस के ऊपर आ सकते हैं. ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपको क्वेश्चन मेंस में फेस करना पड़ सकता है और उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स रहेंगे. नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट. नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वीडियो का वो है वोकैबुलरी. फर्स्ट वर्ड इज कोहॉर्ट. किसी भी ग्रुप को या किसी बैंड को, किसी समूह को, उनको हम कोहॉर्ट. कोहॉर्ट का सेंटेंस में यूज जैसे डिप्रेशन वाज अ कॉमन प्रॉब्लम फॉर पीपल इन दैट कोहॉर्ट. उस ग्रुप में, उस बैंड में डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन बीमारी रही है. ठीक है. डिस्पेंसेशन. डिस्पेंसेशन यानी कोई सिस्टम, कोई प्लान हो, कोई व्यवस्था हो, वो डिस्पेंसेशन होता है. आफ्टर मच डेलिबरेशन वी अराइव एट अ कॉम्प्रोमाइज एंड आई feel that the sentence has not been edited. I'll frame the sentence for you. So we can frame the sentence as, I'm sorry about this, I'm really sorry that I could not edit the sentence. So sentence मैं यहाँ पे frame कर रही हूँ या use कैसे करना है ये मैं यहाँ frame कर रही हूँ. The state gave the town a special dispensation allowing it to ignore the law in this case. तो यहाँ पे हमने जो सेंटेंस फ्रेम किया है इसके अंदर डिस्पेंसेशन वर्ड इज ओवर हियर. तो स्टेट ने उस सिटी को या उस शहर को स्पेशल स्कीम दी, स्पेशल प्लान दी, स्पेशल व्यवस्था करी और इस व्यवस्था में क्या था, लॉ भी इग्नोर कर दिया गया. सो डिस्पेंसेशन एक स्पेशल प्लान दिया गया, एक स्पेशल व्यवस्था की गई जिसकी वजह से उन्हें लॉ इग्नोर करने की भी परमिशन दी गई. The dispensation is over here. Next, dubious. Dubious is suspicious या संदिग्ध. किसी चीज पे थोड़ा शक करना, संदिग्ध अवस्था, उसे dubious कहते हैं. I was rather dubious about the whole idea. यानी मैं थोड़ा सा संदिग्ध था या मुझे थोड़ा सा शक था कि ये पूरा आइडिया सही है या नहीं. Last word is blatant, done openly and unashamedly. खुल्लम खुल्ला किसी चीज के कुछ करना और उसमें शर्म नहीं. The whole episode was a blatant attempt to gain publicity. ये जो पूरा एपिसोड बनाया गया था ये एक बहुत ही बेशर्मी वाला अटेम्प्ट था, बहुत बेशर्म कोशिश थी पब्लिसिटी गेन करने की. तो ये रहे हमारे आज के 4 वर्ड्स द हिंदू के. एंड आई होप यू आर क्लियर विद द टॉपिक एंड द वर्ड्स. आपको टॉपिक और वर्ड्स दोनों क्लियर हुए होंगे. So with this I will leave you. Till the next day, goodbye, take care.